कालीपुर गांव में कोई भी गोरी चमड़ी का व्यक्ति नहीं रहता था और इसका कारण थी काली चुड़ैल। रात के काले अंधेरे में गांव के आसपास उसी का राज था। उसकी हंसी सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती थी। एक बार की बात थी। पुष्पा और प्रिया नाम की दो लड़कियां किसी गांव जा रही थीं। अचानक रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। अरे यार, अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? चल ट्राई करते हैं। कैसे भी करके इस खटारा को शुरू करना पड़ेगा। चल। हाँ यार, चल। जैसे ही पुष्पा और प्रिया ने जमीन पर कदम रखा, अचानक सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। बहती हुई हवाएं रुक गईं। सब कुछ एकदम थम सा गया। यार, ये जगह कुछ अजीब सी है। हाँ यार, एकदम शांत शांत। शायद हमें गाड़ी में ही बैठना चाहिए था। जाने दे, पहले इस गाड़ी को बनाते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। हाँ। दोनों लड़कियां गाड़ी बनाने में जुट गईं कि अचानक प्रिया को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पीछे मुड़ी। क्या हुआ? मुझे लगा यहाँ कोई था। तेरा वहम होगा। हाँ। प्रिया फिर से गाड़ी के बोनेट को देखने लगी कि अचानक उन दोनों को कोई छू कर गया। दोनों की चीख निकल गई। मैंने कहा था ना, यहाँ जरूर कोई है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूँ काली चुड़ैल। काली चुड़ैल? हाँ, काली चुड़ैल। काली चुड़ैल उन दोनों के सामने आ गई और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। भाग भाग प्रिया, वो देख, कोई आश्रम लगता है, वहाँ चल। दोनों लड़कियां भागते भागते आश्रम में पहुँच गईं। वो दोनों हाँफ रही थीं कि तभी वहाँ एक साधु आ गया। ये लो बेटा, पानी पियो। वो काली चुड़ैल? मैं सब जानता हूँ बेटा। वो हमें मार देगी, मार देगी। जब तक तुम दोनों इस आश्रम में हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। साधु की बात सुनकर पुष्पा और प्रिया थोड़ा शांत हुए। वो कौन है और हमें क्यों मारना चाहती है? क्योंकि तुम दोनों रंग से गोरी हो। मतलब? कुछ 100 साल पहले वो जो काली चुड़ैल है वो जिंदा थी। उसका नाम काली था। काली अपने नाम की तरह ही काले रंग की थी। उसे अपने रंग से कभी कोई गिला शिकवा नहीं था। वो खुश थी। अरे काली, तू हल्दी चंदन लगाएगी तो तेरा रंग निखर जाएगा। अरे दादी, कोयला कभी सफेद हुआ है क्या? भगवान को अगर मुझे गोरा बनाना होता तो मैं पैदा ही गोरी होती, पर मैं तो काली हूँ। अभी तुझे मेरी बातें मजाक लग रही हैं, पर जब तेरी शादी की बारी आएगी तब समझेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। काली को कई लड़कों ने ठुकरा दिया। माँ, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। इसका रंग तो कोयले की तरह काला है। लड़कों की ये बातें सुनकर काली को अपने काले रंग पर भी गुस्सा आने लगा। अब वो अक्सर अपनी दादी की गोद में बैठकर रोया करती थी। रो मत, तेरे लिए भी भगवान ने कोई न कोई जरूर बनाया होगा। तू धीरज रख। हर कोई मेरे काले रंग को लेकर मुझे ठुकरा देता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ दादी? तू तो बहुत अच्छी है काली। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तेरी खूबसूरती नहीं देख सकते। काली की दादी अक्सर उसे अच्छी अच्छी बातें बोला करती थी। फिर एक दिन काली के लिए काले लड़के का रिश्ता आया। उसका नाम भीम था। काली खुश थी कि आखिर कोई तो है जो उससे शादी करेगा। काली और उसकी दादी शादी की तैयारियों में जुट गई। कुछ महीनों बाद अचानक काली और उसकी दादी को पता चला कि भीम किसी और से शादी कर रहा है। काली और उसकी दादी दौड़ते हुए शादी के मंडप में जा पहुँचे। हे भगवान, बेटा, तूने वादा किया था कि तू मेरी काली से शादी करेगा। वो तो पहले की बात है। अब मुझे इस गोरी लड़की का रिश्ता आया है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। तुम इससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। काली ने भीम का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। भीम ने अपना हाथ छुड़ाते हुए काली को धक्का मारा और वो जमीन पर गिर गई। आसपास खड़े हुए लोग काली के इस तमाशे पे हंस रहे थे। ये देखकर काली भड़क गई और चीख उठी। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो।
आज के बाद तुम सब के सब रोओगे। अपने गोरे रंग पे बहुत नाज है ना, अब यही गोरा रंग तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इतना बोलकर काली सामने रखे हुए अग्नि कुंड में कूद गई और जलकर मर गई। और तब से काली चुड़ैल बन गई और उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने कई गोरे रंग वाले लोगों को मार दिया और उसके बाद तो मानो गांव वाले सहम गए और जितने भी लोग गोरे थे वो सब इस गांव को छोड़कर दूर चले गए। पर बाबा, क्या काली चुड़ैल का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, पर बहुत कठिन है और वो बस वही कर सकता है जो काली चुड़ैल के शिकार से एक बार बच चुका हो, जैसे तुम दोनों। हमें क्या करना होगा? इस आश्रम में एक वज्र से बना हथियार है। वो देवी माता के प्रिय हाथी की हड्डियों से बना है। उसे सालों की साधना से सिद्ध किया गया है। तुम दोनों अगर उस हथियार से काली चुड़ैल पर प्रहार करोगी तो उसका अंत निश्चित है। पर क्या हम कर पाएंगी? तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। उस काली चुड़ैल ने तुम दोनों को देख लिया है। वो यहीं आसपास तुम दोनों का इंतजार कर रही होगी। जैसे ही तुम इस मठ से बाहर गए वो तुम पे हमला जरूर करेगी। बाबा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम काली चुड़ैल का अंत जरूर करेंगे। साधु ने देवी की मूर्ति के चरणों में रखे वज्र के हथियार को दोनों लड़कियों को दिया और उन दोनों के माथे पे कुमकुम भी लगा दिया। विजयी भव। वो हथियार लेकर जैसे ही दोनों लड़कियां अपना पैर आश्रम से बाहर रखती हैं, वापस पहले की तरह शांति फैल जाती है। वो देख वहाँ आ गई मेरा शिकार बनने। मैं इसको उलझाती हूँ, तू हमला कर देना। अरे वो साधु बाबा ने बोला था कि इस काली को कई लड़कों ने ठुकरा दिया था। अच्छा है हम दोनों गोरे हैं, हमें कोई नहीं ठुकराएगा। ये सुनकर काली चुड़ैल भड़क गई। अच्छा, तो तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया। हाँ, हूँ मैं काली, पर तुम दोनों का गोरा रंग तुम दोनों का दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन! काली चुड़ैल गुस्से में पुष्पा की ओर बढ़ने लगी। काली चुड़ैल ने पुष्पा का गला दबा दिया और बस इसी समय प्रिया ने वो काली चुड़ैल पर वज्र के हथियार से हमला कर दिया। हथियार चुड़ैल में घुसते ही वो चीखने लगी। चुड़ैल पिघल के उस वज्र के हथियार के अंदर समा गई। पुष्पा और प्रिया ने चैन की सांस ली। उन दोनों ने वह वज्र का हथियार साधु महाराज को लौटा दिया। उन दोनों ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि कई और गोरे रंग के लोगों की भी जान बचा ली। इस तरह काली चुड़ैल का अंत हो गया। रमन राधेपुर गांव में नया आया था, लेकिन ये क्या 8 बजे के बाद उसे पूरा गांव शांत दिखता। ना कोई घर से बाहर निकलता, ना गलियों में रोशनी होती। अरे ये कैसा अजीब सा गांव है। शाम को तो सुहानी हवा चलती है, आग जलती है, महफिलें जमती हैं। यहाँ शाम को ही सुनसान हो जाता है। अरे भैया सो जाओ, यहाँ का रिवाज नहीं है इन सब का। पता नहीं क्या गांव के बारे में। रमन कुछ पूछता इससे पहले ही वो पड़ोसी दरवाजा बंद कर लेता है। रमन कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन करता भी क्या, तो वो भी खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अगली रोज। अरे चाचा, ये बताओ कि क्या बात है। अरे पूरा का पूरा गांव रात में ऐसे सो जाता है जैसे कि शमशान घाट। अंदर क्यों चला जाता है ये गांव शाम के बाद से? अरे जीते जी शमशान में ना चले जाएं, इसीलिए तो सब घर में बंद हो जाते हैं। ये गांव 8 बजे के बाद से भूतों के हवाले हो जाता है। रात को जो भी बाहर निकला वो उसे मार देते हैं। कई लोगों की लाश पेड़ पर टंगी मिलती है। ओह, ये क्या बात होती है? मैं नहीं मानता। पुलिस वाले क्या करते हैं? तभी एक औरत वहाँ आती है। पुलिस क्या करेगी भूतों का? उन्हें क्या पता कि किसकी सरकारी नौकरी है और किसकी नहीं। अरे पुलिस वाली की बीवी हूँ मैं तो न जाने दूँ उसे ड्यूटी पर। लाओ चाचा, चीनी तोलो। रमन ठान लेता है कि वो पता लगा कर ही रहेगा कि गांव में भूतों के राज का क्या माजरा है। एक रात वो धीरे से अपनी खिड़की का पर्दा खोलता है तो सामने उसे बिना सर वाले लोग घूमते दिखते हैं। अरे ये क्या, बिना सर वाले लोग? ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रमन जल्दी से अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन आवाज इतनी तेज होती है कि एक भूत उसे देख लेता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना बाबा ना, हे भगवान मुझे बचा लो।
लेकिन भूत रमन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। रमन को लगता है कि अब वो मरने ही वाला है, क्योंकि दरवाजा तो अब टूट कर ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन मरने से पहले हार मान लेना ठीक भी नहीं। मरना तो है ही, क्यों ना एक रिस्क लूं। रमन दरवाजे के साइड में बोरा लेकर खड़ा हो जाता है और धीरे से कुंडी खोल देता है। जैसे ही भूत अंदर आता है, वो बोरा उसके ऊपर डाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तू होगा बड़ा भूत, लेकिन मैं भी हनुमान का भक्त हूँ, और जिसके साथ हनुमान है उसे कोई भूत पिशाच नहीं मार सकते। वो बिना कुछ सोचे बोरे पर जोर जोर से वार करता है कि तभी अंदर से आवाजें आने लगती हैं। लेकिन उसकी आवाज बिना रमन के किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। वो जैसे ही बोरा उस आदमी के ऊपर से हटाता है, सामने उसे एक नाटे से कद का काला सा आदमी दिखता है। रमन उसके सर पर जोर का एक वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसी के कपड़ों को पहनता है, जिसमें सर नीचे वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वो दिख रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखता है। उन कपड़ों को पहनकर रमन बिना सर वाला आदमी जैसा दिखता है। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। अरे तुम्हें उस बस्ती में घूमना था, यहाँ कैसे? रमन हाँ में सर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते मार्केट पहुँचता है, जहाँ वो देखकर दंग रह जाता है। ये कैसे? यहाँ तो बड़े ही अजीब अजीब तरह के भूत घूम रहे हैं। इन लोगों का भांडा फोड़ना जरूरी है, लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तभी फिर रमन को एक अजीब सा भूत कहता है, चलो चलो, सरदार ने सबको वहाँ बुलाया है। रमन सबको फॉलो करता हुआ गांव के खुले मैदान में जाता है, जहाँ एक मोटा सा काला सा आदमी ढेर सारे खजाने के साथ बैठा होता है। मेरे भूतों, तुम लोगों ने गांव वालों को जो डरा कर रखा है वो सच में काबिले तारीफ है। ये डरपोक गांव वाले अब जिंदगी भर हर शाम घर के अंदर बंद हो जाएंगे और हम लूट पाट मचाते रहेंगे। ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का। सुना है अब तो इस गांव को ही हॉन्टेड गांव घोषित कर दिया गया है। चलो अब इस खजाने को आपस में बांट लो, जाओ। सभी खजाना बांटने में लग जाते हैं और काला मोटा सरदार वहाँ से चला जाता है। रमन समझ जाता है कि ये लोग डाकू हैं और गांव पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपना लूटपाट का काम खुले में कर सकें। फिर क्या, अगले रोज रमन उस डाकू को बांध कर रखता है और सारे गांव वालों के सामने लाता है। बोलो, बताओ गांव वालों को कि तुम कौन हो और ये काम क्यों कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। सरदार किसी को नहीं छोड़ेंगे। रमन फिर गांव वालों को वो ड्रेस पहनकर दिखाता है और लोगों को सारी बात बताता है। अपने मोबाइल में बनाई वीडियो और फोटो दिखाता है। ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा था हम लोगों के साथ, लेकिन रमन भैया आप तो बहुत बहादुर निकले। हनुमान जी का जो भक्त हूँ, अब ये सोचो कि इसे खत्म कैसे करना है। पुलिस को बोलकर फोर्स मंगवानी पड़ेगी रात में। अरे क्यों पुलिस, हम पूरे गांव वाले ही काफी हैं। रात को हर घर से एक मर्द बाहर आएगा और इन भूतों की बैंड बजाएगा। होता भी वही है। रात को सारे गांव वाले तय कर बाहर आते हैं और एक एक भूत का भूत उतारते हैं। गांव फिर से शाम को गुलजार हो जाता है। तो वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत लगा है यार, तो ये बता दो कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके यार। मजा आया तो मजा आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा थोड़ी ना लगता है।